नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत ने G20 समिट की अध्यक्षता की और इस अध्यक्षता में बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं। जहां एक तरफ इस G20 सम्मेलन में कई बड़े फैसले किए गए हैं, दुनिया के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक करने में मोदी जी कामयाब रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि दुनिया ने वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भारत ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, इसको फोकस करते हुए अब विचार विमर्श किया है। मोदी जी ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि हम एक परिवार हैं। इस कंसेप्ट से केवल चीन बाहर था, चीन ने इस विचारधारा को नहीं माना और इसीलिए दुनिया के ये G20 सम्मेलन में आए हुए 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उसके अलावा जो अफ्रीकी देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने मिलकर के अब चीन को पटकनी देने का मन बनाया और एक विचारधारा को अब कामयाब करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने का फैसला कर दिया है। और वो भी इस तर्ज पर कि चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीति करता है, जिस देश में वो अपना इन्वेस्ट करता है, फिर उस पर कर्जा कर देता है, फिर उस पर कब्जा कर लेता है, जैसा कि पाकिस्तान का हाल किया है। हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ देश अपने अपने देशों में इसका पैसा खर्च करेंगे, एक दूसरे से मदद लेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे, लेबर की मदद लेंगे और भारत इसमें सब देशों की मदद करेगा। अब आप समझ लीजिए कि सड़क बनेगी, रेल मार्ग बनेगा, जल मार्ग बनेगा, यानी पोर्ट डेवलप होंगे। तो इसको लेकर के मोदी जी की तैयारी कब से है? आपको पता होगा हाइफा पोर्ट को लेकर के, आपको जानकारी होगी कि श्रीलंका पोर्ट को लेकर के, और जिस तरह से मोदी जी की तैयारी चल रही थी, इसीलिए कांग्रेस को दिक्कत हो रही थी। आपने देखा कि वो अडानी को प्रहार कर रहे थे, क्योंकि मोदी जी को कोई ऐसा उद्योगपति चाहिए था कि जो पोर्ट पे इन्वेस्ट करे। अब इस मामले में इटली ने भी चीन का साथ छोड़ने का मन बना दिया है। जो BRI कॉरिडोर है, इटली ने 2019 में G7 सम्मेलन के अंतर्गत हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम आपके साथ सहयोग करेंगे, आपके साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब मोदी जी की कूटनीति के चलते इटली ने चीन की BRI प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करने का निर्णय यानी घोषणा कर दी है। अब चीन के तो होश फाख्ता उड़ गए हैं और वहां राहुल गांधी के करारा तमाचा लगा है, क्योंकि राहुल गांधी के तो नाना का देश है वो इटली। अब इटली ने क्योंकि कोविड के टाइम में देख लिया कि कोविड में किस तरह से कोविड जो है वो चीन के माध्यम से फैला। इटली में बड़ी संख्या में कपड़े की इंडस्ट्री है, कपड़े के उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन अब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने में इटली लग गया है और उसका कहना है कि ये जो इसका BRI प्रोजेक्ट है, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। हम इन्वेस्ट करेंगे जो भारत ने हमें कॉरिडोर का सुझाव दिया है, और ये कॉरिडोर है, आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको बता दूं, भारत से शुरू होगा, UAE, सऊदी अरब, इजराइल होते हुए ये यूरोप तक जाएगा, अमेरिका को भी टच करेगा। अब आप समझ लीजिए, जब भारत से कोई रेल चलेगी, भारत से कोई सड़क बनेगी, सऊदी अरब पहुंची, पहले बांग्लादेश आएगा, फिर सऊदी अरब जाएगी, अब उसके आगे इजराइल आता है। इजराइल को क्रॉस करके आप यूरोप के देश नहीं जा सकते, इजराइल को क्रॉस करके आप अमेरिका नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए इजराइल और UAE, सऊदी अरब, इनको मिलाना जरूरी था, और ये काम मोदी जी ने किया है। यही इतिहास रचा गया है। लेकिन अब चीन के तो होश उड़ गए हैं कि उसका क्या होगा। उसने जहां जहां इन्वेस्ट किया है BRI प्रोजेक्ट में, वहां हालत यह है कि उसने इन्वेस्ट तो कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान में अरबों रुपए लगा दिए उसने रेल और सड़क बनाने में। लेकिन अब वो पाकिस्तान से कहता है मेरा पैसा लौटाओ, मैंने तुम्हारे यहाँ सड़क बनाई, रेल बनाई, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, वहां खाने के लिए भी नहीं है। और इसी तरह जिन देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, अब क्या करेगा वो? पैसा वसूलने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, तो देश पर कब्जा करेगा। इसीलिए जब ये ऐसी हरकतें होंगी, आपने देखा कि वहां पाकिस्तान की हालत क्या है। पहले गधे ले गए वहां से, फिर बंदर ले गए, अब पता लग रहा है स्त्रियों को ले जा रहे हैं, यानी वहां की महिलाओं को ले जा रहे हैं। ये शर्मनाक है किसी भी देश के लिए कि इस तरह से आप किसी देश की जो महिलाएं हैं उनको आप अपने यहाँ मजदूर बनाकर या जबरदस्ती उनको ले जाकर उनसे कुछ और उल्टे सीधे काम कराएं। इसीलिए चीन का विरोध हो रहा था, और G20 सम्मेलन में ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटे तो उन्होंने तय कर दिया कि चीन को पटकनी देना जरूरी है। और इसीलिए
अब आपको बता दूं कि ये जो यूरोप तक का स्पेशल कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है, इसमें आपको अभी बता दूं कि इसमें कई देशों ने अपनी सहमति दे दी है। इसके अंदर अभी तक यूएई, सऊदी अरब, यूरोप के देश, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका ये शामिल हो गए हैं और इन्होंने ये तय किया है कि कनेक्टिविटी रखेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे और दुनिया में एक व्यापार करने के लिए जो आपसी संबंध चाहिए उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो भारत की कितनी बल्ले बल्ले होने वाली है, इसी से आइडिया लगाइए कि भारत अब एथेनॉल की भी बात करता है। G20 समिट में जब पर्यावरण को लेकर बात हुई तो यह बात हुई कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो पेट्रोल है या डीजल है उसके अंदर एथेनॉल मिलाना जरूरी है। और बल्कि वो तो कहते हैं कि बायो जो प्रोडक्ट हैं उसके जरिए ऐसा ईंधन बनाया जाए, गैस आधारित चलाई जाए, हाइड्रोजन आधारित गाड़ी चलाई जाए, जिसकी चर्चा आप देख रहे हैं नितिन गडकरी काफी दिनों से कर रहे हैं। देश के अंदर, भारत के अंदर ज्यादातर गाड़ियां बैटरी पे चलने लगी हैं। हाइड्रोजन पर गाड़ी का उद्घाटन नितिन गडकरी कर चुके हैं। दुनिया में एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और अब आने वाले दिनों में जिस तरह की पहल भारत कर रहा है उसके कारण से आपको बता दूं कि यह तय हो गया है कि 100% आप देख लीजिए बायोफ्यूल, हाइड्रोजन और बैटरी, इस पर भारत लाने का विचार कर रहा है। तो ये जो चीन है इसको तो झटका इसलिए लग गया कि जो इसने अरबों रुपया खर्च किया वो तो बर्बाद हो गया। चीन से कोई व्यापार कर नहीं चाह रहा, भारत व्यापार करेगा। एथेनॉल का व्यापार होगा तो भारत के किसान गन्ना लगाएंगे, जो सोयाबीन लगाएंगे और जो वेस्ट है यानी जो पत्ते हैं, गोबर है। अब आप सोचिए गोबर की कितनी मांग बढ़ जाएगी कि गोबर से भी गैस बनेगी और उस गैस की मांग भी दुनिया में बढ़ेगी। ये जो है भारत पहले अपने आप में प्रयोग करेगा, कर ही रहा है बहुत जगह, लेकिन भारत में गौपालन, पशुपालन इसको बढ़ावा मिलेगा, खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि किसान अभी तक अन्नदाता कहा जाता था, अब तो ऊर्जादाता भी कहा जाएगा। क्योंकि किसान जो पैदावार करेगा उसमें एक तरफ तो वो गन्ने से रस निकाल लिया, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, बायो प्रोडक्ट निकलेगा, सोयाबीन का निकलेगा, जो खल चूरी होगी, कचरा होगा, इस कचरे से भी बिजली बनाई जाएगी, इससे गैस बनाई जाएगी और वो दुनिया में भेजी जाएगी। तो यानी भारत के किसानों को तो अब जो है मौज आने वाली है और इसीलिए भारत में ये ध्यान रखा गया है। अब भारत का जो G20 सम्मेलन हुआ है, इससे लोग पूछ रहे हैं इससे होगा क्या। करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार ने खर्च किया है। जो आज का व्यापार है इसमें ये माना जा रहा है कि 40% तक व्यापार की वृद्धि हो जाएगी और ये थोड़ी वृद्धि नहीं है। तो भारत के जो उद्योगपति हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्ग। और इसी से आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार जब 2019 में आई उसके बाद से ही पोर्ट पर ध्यान दे रही थी मोदी सरकार कि किस तरह से, क्योंकि आप रेल से ले जाएंगे लेकिन एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि वहाँ जैसे आप देखेंगे कि सऊदी के कोने पर पहुँचेंगे आप तो वहाँ समुद्र बीच में आएगा। समुद्र बीच में है तो वहाँ ले जाने के लिए क्या चाहिए, आपको शिप की ज़रूरत पड़ेगी। शिप की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और पोर्ट में भी इजराइल का पोर्ट हो चाहे मिस्र का पोर्ट हो, वहाँ जब तक सरकारों से सौदे नहीं होते तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए मोदी जी की यात्रा पिछले दिनों हुई थी। लेकिन आप ये भी ध्यान करिए कि इसका विरोध कौन कर रहा था। विरोध कर रहा है राहुल गांधी, विरोध कर रही है कांग्रेस, विरोध कर रहे हैं वामपंथी। क्यों? ये BRI कॉरिडोर का जब सब बहिष्कार कर देंगे तो इससे झटका किसको लगा? चीन को। चीन का नुकसान हो रहा है, चीन को झटका लग रहा है और चीन हमारा दुश्मन है। तो हमारा दुश्मन यदि कमजोर हो रहा है तो भारत के राजनीतिक दलों को, राहुल गांधी को, वामपंथियों को, हैं तो भारत के ना, इनको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस, वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी ये माथा पीट रहे हैं क्योंकि चीन को पटखनी दी जा रही है। चीन कमजोर हो रहा है, मोदी पर प्रहार कर रहे हैं कि मोदी जी ने तो अडानी को पोर्ट दे दिए, अडानी को एयरपोर्ट दे दिए। भाई अडानी को कोई बेच थोड़े ही दिए हैं, वो किसी देश का पोर्ट है, चाहे वो इजराइल का पोर्ट है हो, चाहे फिर वो जो है श्रीलंका का पोर्ट हो, फिर चाहे वो मिस्र का पोर्ट हो, वो उन्होंने बेचा थोड़ा ही है।
लोडिंग अनलोडिंग के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है, इसको ये बेचना कह रहे हैं। ये है खीज, ये है चीन के इशारे पर उनका प्रवक्ता बनकर बोलना। तो अब दुनिया ये समझे कि राहुल गांधी समेत जो विपक्षी पार्टियां अडानी के नाम पर चिल्लाते हैं, अडानी पर प्रहार करते हैं, उसके पीछे का कारण है चीन। क्योंकि अडानी वो देश का उद्योगपति है जो चीन ने जहां जहां इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पैरेलल में टेंडर डालता है, टेंडर लेता है। भाई मिस्र का टेंडर मिलना है, उसमें चीन की कंपनी ने भी टेंडर डाला, भारत के भी उद्योगपति ने डाला। भारत के उद्योगपति बिड ज्यादा लगाएंगे तो उनको मिलेगा, चीन बिड ज्यादा लगाएगा तो उनको मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन देश के ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जिस तरह से झूठ फैला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, ये बहुत दुखद है। अब कुल मिलाकर के एक्सपोज हो गए हैं, ये भी समझ में आ गया है कि ये अडानी पर क्यों प्रहार कर रहे थे। बहरहाल ये चीन के लिए एक झटका है। राहुल गांधी कितना ही भारत से और भारत के बाहर जाकर रोए, मोदी तो सुनने वाले हैं नहीं, और अडानी का भी कुछ ये बाल बाका कर नहीं पाएंगे। अडानी के साथ देश की जनता का प्यार है, सहारा है, वो फिर से तरक्की करेंगे और मैं तो कहता हूं दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति वो बनेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे देश का फायदा, मेरे देश का कोई भाई, मेरे देश का कोई उद्योगपति यदि तरक्की करता है, वो मेरे लिए दुख की बात कैसे हो सकती है। मेरी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना टैक्ट अपना रहे हैं, विदेशों तक में बढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की और गौरव की बात होगी जिस दिन मैं देखूंगा अडानी दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति बन गए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।